स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल चुनाव में इस बार अलग नजारा है। जहां उम्मीदवारों पर निजी हमले हो रहे हैं, वहीं धार्मिक ध्रुवीकरण भी वोटर्स को प्रभावित कर रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। जय श्री राम का नारा भी अब राजनीतिक बन चुका है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस से अलग बीजेपी बहुसंख्यक हिंदुओं को आकर्षित करने में जी जान से जुटी हुई है और इसी सिलसिले में ममता पर बीजेपी शुरू से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ममता के पुराने कामों का उल्लेख करते हुए बीजेपी ममता पर हमलावर है। मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल देने, इमामों को भत्ता देने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं और इसको देखते हुए हिंदुओं को लुभाने के लिए ममता स्टेज से चंडी पाठ करने और मंदिर मंदिर जाने से गुरेज नहीं कर पा रही हैं। वो खुद को ब्राह्मण की बेटी भी बता चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से डर गई हैं, क्योंकि ममता का मुकाबला बीजेपी के हिंदुत्व से भी हो रहा है। बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में ममता सरकार को दुर्गा पूजा विसर्जन की अनुमति नहीं देने पर घेर रही है और इसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या ध्रुवीकरण ही है जो पश्चिम बंगाल में चीजें निर्धारित करेगा और हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के आधार पर ही क्या मेन स्ट्रीम पार्टियां अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बड़ी बहस में खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ संजय सरकार हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। आपका स्वागत है संजय जी। पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। वैभव अग्रवाल बीजेपी के नेता और संदीपा चक्रवर्ती कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक घटना का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा संजय जी कि तृणमूल कांग्रेस ने अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है और ये शिकायत इस बात पर है कि बांग्लादेश जो दौरा था उनका वो राजनीतिक उद्देश्यों का था। ये शिकायत क्या है, ज़रा ये थोड़ा सा हमें समझाएं आप। देखिए, मेरे देश में इतना हरिजन के ऊपर शोषण होता है, पीड़ित होता है, उसको देखने के लिए कुछ समय नहीं मिलता है। ये प्री प्लानिंग तहत से इसको बनाया गया था। मालूम है 26 तारीख बांग्लादेश का आज़ादी का दिन गिरते हैं और भी 50 साल के लिए होते हैं, तो उसके लिए पहले से इनको मालूम था। इलेक्शन कमीशन से भी इसको मिले भगत कहीं ना कहीं है। अच्छा। और 27 तारीख को इसको वहाँ मीटिंग करना है। बिल्कुल प्री प्लानिंग तौर से किए हैं। क्यों? यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पड़ जाता है और वो बांग्लादेश बॉर्डर से जाके ये प्रचार कर पाएंगे मथुआ समाज के लिए। अच्छा, एक चीज पूछने चाहते हैं, अगर मथुआ ये देश का अगर नागरिक नहीं होते थे तो शांतनु ठाकुर चुनाव कैसे लड़ रहा है? मेरे एक नंबर 1 सवाल। इतना सालों से मथुआ लोग यहाँ पर हैं। मथुआ के लिए जब यूपीए 2 जब बने थे तब दीदी ने रेलवे स्टेशन बनाया था, ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन। किसके लिए बनाया था? हरिचंद गोरेचंद जो मथुआ संप्रदाय के जो मेन जो ठाकुर है उनको लिए। अच्छा, मथुआ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है, दीदी ने बनाया है, और मथुआ के लिए हरिचंद गोराचंद की यूनिवर्सिटी दीदी ने बना दिए हैं। तो नया करके कहानी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाने के क्या जरूरत है? यहाँ पर नहीं कर सकते थे? यहाँ पर हजारों दलित नहीं, आजादी के 50 साल हुए थे ना साहब, तो उसको सेलिब्रेट करने का एक अवसर था ना। नहीं, इस अवसर था, लेकिन ये तो प्री प्लानिंग प्रोग्राम था। इलेक्शन कमीशन के साथ में इसको प्री प्लानिंग प्रोग्राम है। अच्छा, क्यों? इलेक्शन कमीशन की भी इसमें मिली भगत है जिससे आप शिकायत करने गए? बिल्कुल मिली भगत है इसमें इलेक्शन कमीशन के। क्यों बता रहे हैं? मुकुल रॉय या सीसी बजोरिया जी को से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ये बात बोलना है, एजेंट कहीं से भी बैठ सकता है, कोई भी जगह से बैठ सकता है, लेकिन एजेंट जो पोलिंग बूथ में जो एजेंट बैठता है, एजेंट बैठने के लिए वही पोलिंग बूथ का वोटर होना चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन ये भी ये लोग ये भी अभी इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल के ये भी उठा चुके हैं। तो ये नहीं लग रहा है। आपकी आपत्ति पूरे बांग्लादेश दौरे से है या इस बात से है कि वो बांग्लादेश दौरे में अपने साथ एक सांसद को भी ले गए थे? शांतनु ठाकुर? नहीं, मेरे इसमें आपत्ति नहीं है। क्यों? बांग्लादेश में तो हमेशा बोलता है घुसपैठी आता है, बॉर्डर इनके हैं, हम तो इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आप जाइए ना, आप देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से वहां पर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश आजादी के लिए हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण भूमिका था। सबसे बड़ा जो बॉर्डर साइड है, जैसे उत्तर 24 परगना, उसके अलावा आपको मुर्शिदाबाद, इसके अलावा कुचबिहार साइड, महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाए थे। मेरे कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन आप मथुआ का देश में बैठ के मथुआ का कुछ भी उन्नयन नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पा रहा है, अब बांग्लादेश में जाके कर रहा है। ये क्या दिखाने का वरिष्ठ जो है? पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को क्या आप भी राजनीतिक उद्देश्यों से तय दौरा मानते हैं, या फिर इसकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक महत्ता भी थी? क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व से भी इसका कोई ताल्लुक था? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक स्ट्रेटेजिक जो है इम्पोर्टेंस तो थी, और ख़ासकर जो भारत की भूमिका रही है बांग्लादेश के क्रिएशन में। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस देश की, तो उनकी एक अहम भूमिका थी, मतलब भारत की एक अहम भूमिका थी जो बांग्लादेश का जन्म हुआ है जी। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आयोजन था 50 साल का, तो उसमें शिरकत करना ज़रूरी था, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ पे उनको देखिए 2 चीज़ें उन्होंने करी। एक तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो कहा कि मैं भी वहाँ पे इस आंदोलन में था करने के लिए, और अरेस्ट तक हुआ, जो कि कितना सच है कितना गलत है ये बहुत से आपने देखी चल रहे हैं इस तरह की जो है कि उसमें क्या नाम मीडिया, तृणमूल कांग्रेस सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में। और ये फैक्ट भी है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मोदी जी उस समय अरेस्ट हुए होंगे, ऐसे फैक्ट्स तो मंदिरों पर जाने पे पहली बात देखिए, पहली बात ये मैं कहना, उनको भारत की भूमिका की बात करनी चाहिए थी कि भारत की अहम भूमिका थी उस समय, एक प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री के रूप में वहां बात करनी चाहिए थी, न कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोर पॉइंट करना या अपने लिए स्कोर पॉइंट करना। ये बात पहली बात। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए कि ठीक है, इतना तो जरूरी था कि भारत जाता वहां पे, भारत एक दोस्त की तरह, लेकिन जो वो 350 किलोमीटर दूर गए, उसके बाद मटुआ समाज के मंदिर में गए वहां, ये राजनीति है और यही राजनीतिक संदेश देना था। और जो ये बात अभी कह रहे हैं तृणमूल के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, उसमें कुछ सच हो सकता है कि जो टाइमिंग इसी तरह की फिक्स कराई गई ताकि वो वहां 350 किलोमीटर दूर जाके मटुआ समाज का जो मंदिर है। वैभव अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करे चुनाव। वैभव जी, इन आरोपों पर आपका क्या स्पष्टीकरण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर वो बांग्लादेश जाते तो कोई आपत्ति नहीं थी, वो वहां पर एक बीजेपी के नेता के तौर पर जाते हुए ज्यादा नजर आए। उन्होंने मंदिरों का दौरा किया, मटुआ संप्रदाय मिलने वो गए और इस तरह की बातें उन्होंने की। देखिए आशुतोष जी, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो काम करेंगे ना लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई कुछ भी बोले, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो बांग्लादेश का दौरा था, वो एक निजी दौरा नहीं था, वो एक राजनीतिक दौरा नहीं था, वो एक देश के नाम पे दौरा था। और जब देश के हिसाब से दौरा होता है तो वो किसी भी और कैपेसिटी में नहीं जा सकते, वो देश के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव आज वो हैं, कल आप हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, संदीपा जी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पहली बात, जो भी वो वहां पे जाके कार्य करते हैं वो एक निश्चित समय सीमा के हिसाब से काम होता है, एक प्री प्लान कैलेंडर के हिसाब से काम होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होता है। और जब 2 देशों में आपसी दौरे होते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि वो टीएमसी भी यहाँ पर वैभव जी यही कह रही है कि प्री प्लान्ड था और इलेक्शन कमीशन की भी इसमें मिली भगत थी। नहीं, उसमें मंदिर जाने को निराश नहीं बनती है, अगर स्टेट होते हैं, स्टेट विजिट होता है। प्री प्लान्ड, मैं जब कहता हूँ कि प्री प्लान था, तो वो मेरे घर की, मेरा घर नहीं है बांग्लादेश, जहां पे मैं ये सोच के जाऊंगा कि आज तो मैं अपने घर पे जाके ठंडा पानी पीऊंगा या गर्म चाय पीऊंगा। यानी 2 सरकारों के बीच एक प्रोग्राम निर्धारित किया जाता है और 2 सरकारों के बीच वहां पे प्राइम मिनिस्टर विजिट होती है। जिस तरह अगर शेख हसीना जी हमारे देश में आएंगी तो उनकी विजिट यहाँ पे प्री प्लान्ड होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुनियोजित थी, इसका मतलब वो केवल इतना है कि वो ऑर्गेनाइज था। तो क्यों, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना घटिया करके उसको एक देश के अंदर देश बना दिया है कि आपको और हम जैसे आम आदमियों को तो वहां पे जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। मैं संजय सरकार जी से अपनी दोस्ती करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कल को अगर वो दोबारा सरकार में आते हैं तो हो सकता है हम आपको और हमको वीजा लेना पड़े वहां पे जाने के लिए। तो हम एक दोस्त तो होना चाहिए। चलिए संदीपा जी कांग्रेस की नेता है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। संदीपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का हिंदुआइजेशन या आप इसको पोलराइजेशन कह लीजिए, वो वातावरण हम देख रहे हैं, जो कि इससे पहले के इलेक्शंस में हमको इतना नज़र नहीं आता था, इसमें ममता बनर्जी का भी दोष है? किसी किस्म की ढिलाई है पिछले 5 सालों के उनका, बल्कि इससे भी ज़्यादा कालखंड का जो उनका शासन रहा?
जी देखिए, ममता बनर्जी अभी तुष्टिकरण जिन लोगों के लिए किए हैं या फिर जिस संप्रदाय के लिए किए हैं, उस संप्रदाय का कोई भी मतलब आज तक वो संप्रदाय अंधेरे में डूबा हुआ है। मतलब मैं आपके लिए अच्छा कर रही हूँ ये बोल के वो सिर्फ अपना जो भी स्वार्थ है, अपने दल का जो भी स्वार्थ है, वो सारे स्वार्थ उन्होंने फुलफिल कर लिया। और जो विशेष संप्रदाय के लिए उन्होंने तुष्टिकरण किया, वो विशेष संप्रदाय उनको नॉट ओनली दैट रिलीजियन, मैं मुस्लिम की बात कर रही हूँ, सिर्फ मुस्लिम नहीं, बंगाल के जितनी भी सारी जनता है, सभी ने ममता बनर्जी को 10 साल पहले अपनाया, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि यहाँ पे जो भी चार्जेस ममता बनर्जी ने पिछली सरकार के ऊपर लगाए थे कि यहाँ पे गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उस हिसाब से बंगाल की जनता को लगा कि नहीं भाई, अभी कोई आने मतलब नहीं संदीपा जी, आप संदीपा जी क्या आप ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने जो तुष्टीकरण किया अल्पसंख्यकों का पश्चिम बंगाल में, उसके परिणाम स्वरूप ये रिवर्स तुष्टीकरण हो रहा है और इसलिए ये वातावरण तैयार हुआ है? यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति का झंडा अगर परचम किसी ने लहराया बंगाल में, तो वो ममता बनर्जी है। उसका शेष सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही जाएगा। वो ना लेफ्ट ने किया ना कांग्रेस ने किया। उसी वजह से आज बीजेपी की भी हिम्मत हो रही है बंगाल में आके वो सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए। और अभी मतुआ संप्रदाय की बात हो रही थी, मतुआ प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश में गए, वो कमॉन यार, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो भले ही वो दूसरे पार्टी से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन वो तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। मुझे तो पता है, एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अगर आमंत्रण दे, इनवाइट करे उस बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो जाएंगे ना। उसमें वो टीएमसी अभी इसलिए कर रहे हैं, ये सब जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये सब बातें बना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है ही नहीं उन लोगों के पास। और नहीं, प्रधानमंत्री मतलब संदीपा जी, प्रधानमंत्री की यात्रा में आप किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देख रही हैं, यही कह रही है ना आप कि वो एक हम लोग को नहीं लगा, उनका जो भी आपको अनिल चौधरी तो बोल रहा था, बना के दिए थे, आपको अधीर चौधधरी तो बोल रहा था ये पॉलिटिक्स करने के लिए पहुंचा था, आप ऐसे कैसे बयान दे रहे हैं? आपको अध्यक्ष बोल रहे हैं, अभी आप कैसे बोल रहे हैं? आपको अध्यक्ष बोले हैं, अब्दुल मन्नान जी बोले हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी बयान किया है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? आपको बयान के साथ तो राहुल जी को बयान को मिल नहीं हो रहा है, कैसे कहीं कहीं लग रहा है? बोलना चाहती हूँ टीएमसी जो मतुआ संप्रदाय का जो मैं बोलना चाहता नहीं, अधीर चौधरी जी बोला है वहां पर जाकर राजनीतिक नहीं करना अच्छा था। प्रदीप भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में वो बैठ कर प्रचार करना सही नहीं है। अब्दुल मन्नान जी बोल रहे हैं अगर प्रचार करना था तो कलकत्ता में बैठ कर प्रचार कर सकते थे। तीनों का बयान तो आपको सुना दिया है, तो आपको बयान अलग कैसे हो गया है? पार्टी से हट के आपको बयान लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब हाट खाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़े थे, वो मेंबर हुए थे, ठीक है। तो उस मतुआ संप्रदाय को पहली बार किसी राजनीतिक दल ने एक पहचान दिया, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए 1962 में। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा तो खैर एक इशू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण चूंकि देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में ये जो हिंदू दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों का इतिहास अगर इसका जिक्र करें तो ये कितना पुराना है? क्या ये हालिया है या फिर ये इसकी जड़ें कहीं ना कहीं ममता और लेफ्ट के शासन के दौरान जो मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया होगा उससे जुड़ी हुई आप कनेक्टेड पाते हैं? नहीं, देखिए शुरू में जो है बंगाल में कभी भी ये इस तरह का सांप्रदायिकरण नहीं था, वहाँ ध्रुव था, क्योंकि जब लेफ्ट की सरकार थी जो 34 साल और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इनमें इस तरह से जो है संप्रदाय के आधार में बांट के कभी भी जो है शासन नहीं चलाया गया। ये ममता बनर्जी जब आई 2011 में जब, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने जो है इस तरह से जो है, एक तो इन्होंने क्योंकि वो देखा किस तरह से काउंटर करने के लिए पूरा लेफ्ट के खिलाफ जो है, जो सिंगूर और नंदीग्राम के पूरा वहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद सत्ता में कैसे काबिज हुआ जाए, तो इन्होंने पूरी तरीके से जो है
एक जो चूंकि उसी समय देखिए आप आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें ये था कि पूरे देश में ये हाल है और खासकर बंगाल में जो है मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये उन्होंने तुरंत इस बात को पकड़ा, एक वोट बैंक तैयार किया उसके लिए और लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम दिए और उनको लगातार जिससे इनको तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा। जब भाजपा नहीं कूदी और उसके अलावा उन्होंने ऐसा किया कि तमाम जितने कम्युनिटीज थी उनको, हालांकि ममता बनर्जी ने जो है अपने जो कार्यक्रम थे उनके हिसाब से उन्होंने एक जो है सबको कुछ न कुछ देने की कोशिश करी, एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश करी उन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि उससे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पैदा हो गई, उसमें तमाम समुदाय अलग अलग उनके नेता पैदा हो गए, यानी दोनों जो टोलाबाजी शुरू हो गई। दोनों उधर चीजों जो को है कनेक्टेड पाते वो हैं आप। तुष्टीकरण की वजह से भाजपा को मौका मिला कि वो उसको जो है कि उसका फायदा उठाए और उसके उन्होंने जो है और ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया और उसके अंडर में फिर जो है तमाम हिंदू जातियों की जो जितनी तमाम छोटी जातियां थी सबको उस फोल्ड में वो लेते चले आए। उसी के तहत जो है देखिए मछुआ समाज को भी वो लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में ममता बनर्जी के आने के बाद जो है तुष्टीकरण उन्होंने किया, उसके परिणाम स्वरूप ये बीजेपी का हिंदुआइजेशन हुआ है। एक और सवाल मैं पीयूष जी आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश दौरा था उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में काफी उबाल है, वहां पर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, 10 लोगों की मौत भी हुई है। पूर्वी बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स को वहां पर ढहाया गया, ट्रेन पर भी अटैक किया गया, सरकारी दफ्तरों पर अटैक किया गया और ये सारे प्रदर्शन हुए हैं। आपको लगता है पीयूष जी कि ये जो घटनाएं हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये भी कहीं ना कहीं से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगी? और निश्चित रूप से देखिए ये पोलराइजेशन तो होगा ही तगड़ा और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा दिखाएगी साफ साफ, देखिए जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट्स है वो चाहे हिंदुस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, वो लगातार जो है कि इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और ये खिलाफत कर रहे हैं। उन्हीं को वो घुसपैठिए भी कहती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के जो एलिमेंट्स है वहाँ पे। तो ये एक अब उसको और मौका मिल गया है और लगातार जो है उसका और ध्रुवीकरण करने की कोशिश भाजपा करेगी और उसका फायदा उनको मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे भी देखिए जो शेख हसीना है वो एक थोड़ी सी जो है लिबरल प्रोग्रेसिव मानी जाती है, तो उनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी है वहाँ की वो थोड़ी फंडामेंटलिस्ट पार्टी है और जिसके और ज़्यादातर जो लोग सड़कों पे आए थे, हालांकि उसमें बहुत से स्टूडेंट भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो है कि मदरसे और इधर से जो निकले हुए लोग थे वो लोग ज़्यादा उसमें कर रहे थे। तो एक कम्युनलाइजेशन तो हुआ ही है निश्चित रूप से, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है अगले जो चरण के चुनाव होंगे उसमें। नहीं वैभव जी, मैं आपके पास आऊंगा। यहाँ पर उनको ये भी देखना चाहिए था पीयूष जी कि प्रधानमंत्री ने इतने सारे 1.2 मिलियन जो वैक्सीन है वो बांग्लादेश को फ्री दिए हैं, जो कि अपने आप में एक इस्लामिक देश है, उसको फ्री दिए हैं। वैभव जी आप कुछ कह रहे थे? जी आशुतोष जी, देखिए मैं पीयूष जी की बात, संजय जी की जो बात है वो राजनीतिक प्रारूप में बात है। संदीपा जी ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखी और उन्होंने इलेक्शन के मुद्दे की बात रखी, उन्होंने ध्रुवीकरण की बात नहीं करी, मैं उनका सम्मान करता हूं इसलिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस की जितनी कैंपेन रही है वेस्ट बंगाल में वो भी ध्रुवीकरण के ऊपर बेसिस पे नहीं रही है और वो बहुत अच्छी बात रही है। उन्होंने इधर उधर के मुद्दों की बात करने की बजाय इकोनॉमिक मुद्दों की, जॉब्स और सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करी और मैं उनका सम्मान करता हूं इसलिए, क्योंकि जनता को इन्हीं 4 मुद्दों पे जीना होता है। जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जनता को और कुछ नहीं चाहिए। और पीयूष जी लेकिन एक बात भूल रहे हैं, पीयूष जी कह रहे हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण करे, भाजपा फायदा उठाए। मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता इस चीज को, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पैनलिस्ट को और आपको, आपके माध्यम से आपके चैनल को और पीयूष जी को खासकर याद दिलाना चाहूंगा, ये वही ममता बनर्जी है जो आज स्टेज पे खड़े होके सारी प्रेयर गा रही हैं, जो हमारे चौपाई है वो हो रही हैं। और ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पिछले इतने सालों में दुर्गा पूजा भी बैन कर दी थी। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इसके आगे कोई भी और बात करनी चाहिए कि कौन ध्रुवीकरण कर रहा है और कौन नहीं। संजय जी आप मानते हैं कि ये अपने आप में दुर्गा पूजा वाली जो बात थी ये एक पॉलिटिकल भूल थी जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता में इस किस्म का पोलराइजेशन के रूप में भुगतना पड़ेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार बंगाली जाति को आक्रमण कर रहा है, बंगाली जाति के ऊपर आक्रमण कर रहा है और बंगाली को खिलाफ बात बोल रहा है। ये सबसे बड़ा गलत बात है। कहीं भी ऐसे बात नहीं है बंगाल में दुर्गा पूजा, क्यों? एक परंपरा है। मेरे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा खुशियाल का पूजा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बंगाली जाति को अपमान कर रहा है और हिंदू बंगाली को ज्यादा करके अपमान कर रहा है, सबसे बड़ा अपमान कर रहा है। कभी एनआरसी के तहत में अपमान कर रहा है, कभी बंगाल में कभी भी दुर्गा पूजा बंद नहीं हो सकता है। कोई बंगाली जाति का मेन पूजा है, बंगाली जाति का पूजा है। हम जाकर अगर बोलेंगे भाटिया जी आप दीपावली, आपको दीपावली करने नहीं दे रहा है,
आप मानेंगे दीपावली आपको करने नहीं दे रहे हैं? जैन को जाके बोलेंगे जैन को पूरा नहीं मतलब दुर्गा पूजा पे किसी भी तरह का कोई कुछ भी बात नहीं हुआ था, देखिए, उस वक्त भारतीय कोई ऐसी जनता घटना पार्टी नहीं की हुई बात थी। बोलता है ना, ये थोड़ा कैमरामैन आप थोड़ा दिखाइए, ये देखिए ये शुभेंदु अधिकारी कितना बड़ा तुष्टिकरण का बात करता है। तौबा सिद्दीकी को पास में जाके बोल रहा है मेरे को वोट दिलाइए, मुसलमान को वोट। ये देखिए आपका ही है, ये अच्छा तरफ से देखिए फोटो। शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी तौबा सिद्दीकी जो फुफड़ा शरीफ है, उनको पास में जाके बोल रहा है मेरे को वोट दीजिए। आप फिर यहाँ पर हिंदूवादी पाकिस्तान की जब बात आता है तब ये जाकर नमाज पढ़ता है, ये आपको शुभेंदु अधिकारी, ये देखिए शुभेंदु अधिकारी आपको नमाज पढ़ रहा है और वहां पर जय श्री राम को गाना नारा लगा रहा है। यहाँ पर नमाज पढ़ रहा है शुभेंदु अधिकारी। ये कब उसको देखा नमाज कब पढ़ी गई है संजय जी? कब पढ़ी गई है नमाज? ये नमाज पढ़ रही है, ये 15 दिन पहले का बात है। अभी जय श्री राम कर रहा है। यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद आपको इससे आपत्ति है क्या नमाज से? मेरे आपत्ति नहीं है। अब फिर वो क्यों बोलेंगे वो पाकिस्तान बना दिया? वही आदमी बोल रहा है पाकिस्तान बना दिया, वही आदमी जाके बोल रहा है पाकिस्तान बना दिया। कैसे बोल रहा है? ये बहुरूपी गिरगिटिया बंगाल में गिरगिटी बोलता है और उसको बहुरूपी बोलता है। वो बहुरूपी जाकर तौबा सिद्दीकी के पास जाके बोलता है भाईजान मेरे को कुछ खाना खिलाओ। जब भाईजान इसको देखिए मुंह से खाना खिला रहा है, देखिए मुंह से खाना खिला रहा है। वैभव जी का जवाब सुन लेते हैं। वैभव जी इसको देख लीजिए अच्छे तरह से, प्रगति से खेल इसको देख लीजिए। नमाज वैभव पढ़ रहा है। वैभव जी जो आदमी मिनी पाकिस्तान का बात करता है यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिखा रहे हैं संजय जी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस टैक्टिक का और इस्तेमाल ये किया। देखिए फिर वही आदमी जाके उनका जवाब ले लेते हैं। ये 15 दिन पहले नमाज पढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं नहीं संजय जी उनका जवाब ले लेते हैं। अभिषेक बनर्जी की धर्मपत्नी स्मगलिंग करते हुए पकड़ी जाती है। वहां पे अभिषेक बनर्जी को पटल पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। वहां पे मैं आपको अच्छा अगर पकड़ लिया तो उसको पकड़ कर क्लिप दिखाइए। एयरपोर्ट में तो 300 सीसीटीवी रहता है। अच्छा एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी रहता है, कस्टम आपको रहता है, सीआईएसएफ आपको रहता है, आप दिखाइए उसको क्लिप। लेकिन वैभव जी झूठ बोलने से फायदा नहीं है। एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी है। मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मेरे को आप नहीं रोक सकते। मेरे को आप ये नहीं हम नहीं रुक रहे आपको, हम बोल रहे हैं एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी है। मेरे को दिखाना है नहीं एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी है क्योंकि मेरी आस्था है। नहीं वैभव जी एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी है, कस्टम आपको है जी सीआईएसएफ संजय जी वैभव जी उनकी आस्था का मुद्दा है। संजय जी एक मिनट वैभव जी एक मिनट वैभव जी एक मिनट एक सवाल संजय जी मेरा नहीं अच्छा एयरपोर्ट में 300 सीसीटीवी है, कस्टम आपका है, सीआईएसएफ आपका है। संजय जी मेरा सवाल ये है संजय जी आपसे, तो वो व्यू कहां गया? संजय जी वैभव जी मेरा सवाल कस्टम्स का व्यू। संजय जी मेरा आपसे ये सवाल है कि ध्रुवीकरण अगर पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? संजय जी क्या फॉर्मूला है ध्रुवीकरण अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। बंगाल एक भाईचारा का सहारा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में आप ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण सिर्फ स्टूडियो में नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो पश्चिम बंगाल में नहीं है तो उसी का तो रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। ईसाई हम सब है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब है भाई। चलिए अच्छी बात है। शुभेंदु अधिकारी नमाज पढ़ रहे थे अभी। पीयूष जी आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगा। पीयूष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी सबसे बड़ा फैक्टर क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पोलराइजेशन ही होने जा रहा है, ऐसा हम ये मान सकते हैं क्या इस वक्त? बहुत बड़ा पोलराइजेशन है। निश्चित रूप से देखिए ये शुरू से आप देखिए जब से वहाँ पे कैंपेनिंग शुरू हुई है और उसके पहले भी आप लगातार देखिए जो है कि सीए का मामला ये तो वहीं पे बोला गया ना, असम में नहीं बोला गया तो फिर वहाँ क्यों बोला गया? क्यों अमित शाह जी ने वहाँ बोला कि हम तुरंत लेके आएंगे? क्यों शुभेंदु अधिकारी ने बोला वहाँ पे और असम में नहीं बोलते? असम में बच रहे हैं क्योंकि वहाँ विरोध है। तो निश्चित रूप से देखिए और टारगेट है मुसलमान जो आबादी है, जो घुसपैठिए जिनको बोलते हैं, तो वो घुसपैठियों के साथ साथ जो वहाँ रह रहे हैं इस देश में, जिनका आई कार्ड भी है, जिनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी है, उनको भी बाहर करने का इरादा है। संदीपा जी ये उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद जो है तमाम इस तरह के जो नारे लग रहे हैं और ये तमाम। संदीपा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो पश्चिम बंगाल के इस ध्रुवीकरण का दोषी कौन है? बहुत छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से चाहिए। ममता बनर्जी मैंने तो मैंने तो पहले ही बोल दिया। नहीं लेकिन सवाल ये भी है ना संदीपा जी,
सवाल ये भी है, आपने पहले ही बोल दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ममता बनर्जी उस इतना वो है तो फिर आपका एक किस्म का साइलेंट सपोर्ट ममता बनर्जी को क्यों नजर आ रहा है? आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अभी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं रैली करते हुए और प्रचार करते हुए? क्या कांग्रेस और लेफ्ट प्लेटर पर रखकर ममता को भाईजान आपको साथ में है कि नहीं है? भाईजान आपको साथ में है कि नहीं? अब्बास सिद्दीकी, उनका जवाब ले लेते हैं। अब्बास सिद्दीकी आपको साथ में है कि नहीं है? वो ध्रुवीकरण तुष्टिकरण नहीं है। संजय जी शांत हो जाइए। हम शांत है, बिल्कुल एकदम मैं कूल। संदीपा जी संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। फिर आजमे तृणमूल। संजय जी इतना तो रेस्पेक्ट रखिए कि आपके जो को पैनलिस्ट है वो बोलने जा रहे हैं। नहीं, हम आपको पूछे हैं, अब्बास सिद्दीकी आपको साथ में है, भाईजान हैं, वो तुष्टिकरण को जवाब दे लेंगे। संजय जी एक मिनट शांत हो जाइए। जी संदीपा जी जल्दी। बस अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ है, ठीक है। जब तोहा सिद्दीकी आप लोगों के साथ है, जब फुरफुरा शरीफ कुणाल घोष गए थे उड़ के, तो वो सांप्रदायिक नहीं था। दूसरी बात यह है मेरे पार्टी में शामिल नहीं हुआ, तो मेरे पार्टी में नहीं शामिल है, मेरे चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा है। मेरा सवाल ये कि आपके मेरे साथ चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ में भी नहीं है। मेरे साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या? वोट दीजिए बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा था सिद्दीकी। इसमें फायदा किसी का भी नहीं होगा, लोगों को सुनने दीजिए। हम लोग अलग तरीके से क्या हम लोग अपना राय रख रहे हैं, रखिए चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। हम बोल रहे हैं वो तबा सिद्दीकी। संदीपा जी वक्त की बेहद कमी है, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दीजिए। उस दिन तुष्टिकरण शुरू कर दिया था टीएमसी, जिस दिन जमाते उलेमा की सिद्दीकुल्लाह चौधरी के साथ जाके हाथ मिला लिया ममता बनर्जी, तब वो सांप्रदायिक नहीं था। आज हम लोग अच्छा, जमाती उलेमा हिंद मदीना साहब, जमाती उलेमा हिंद मदीना साहब ऑल इंडिया का जो अध्यक्ष है वो राहुल जी को समर्थन करते थे। बात बिल्कुल साफ है। दरअसल ये जो डिस्कोर्स यहाँ पर स्टूडियो के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल की हकीकत भी यही है। इसी किस्म का पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल की सरजमी पर है और इस पोलराइजेशन का फायदा किसको होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अंदर खाने ये बात सब लोग समझ सकते हैं कि फायदा किसको मिलेगा। बहरहाल इस बड़ी बहस में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। तमाम नेताओं का हम शुक्रिया अदा करेंगे। संजय सरकार जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीपा चक्रवर्ती, कांग्रेस की नेत्री, हमारे साथ जुड़ी, और वैभव अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सारा समय पर।